हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं और ये लास्ट टॉपिक में आपके पास दो थ्योरम्स है। एक है रोल्स थ्योरम, एक है एलएमवीटी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आज के लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की बात है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गिवन होगा और फिर कुछ हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको देखनी होगी। सबसे पहले यहां पर आपको कह रहा है एफ एक फंक्शन है। एफ एक फंक्शन है जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली कंडीशन कि जो एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कोमा बी। ये ए कोमा बी क्या है, जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो भी वैल्यूज आएगी, हम डोमेन में जो भी वैल्यूज मैं उठाऊंगा और सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसकी जो रेंज की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट होगा, इट शुड बी रियल। ये रियल वैल्यूड फंक्शन पे बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, मतलब एंड एलिमेंट्स पे भी ये इसका LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। उसके आगे f इज डिफरेंशिएबल बट ऑन द ओपन इंटरवल। इसमें एंड एलिमेंट्स पे मुझे डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखनी होती, विद इन द इंटरवल हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन मैं यहां पे लिख देता हूं कि फंक्शन एट ए जो इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट बी, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट द राइट हैंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ये तीन कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है रोल्स थ्योरम में, तो हम बोलते हैं कि एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए कोमा बी। ये लिखा है सी बिलोंग्स टू, ये ना बिलोंग्स टू लिखा है। ठीक है, ये साइन बिलोंग्स टू का मैंने लगाया यहाँ पे, बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट। ये सी कहां से मिलेगा आपको, ए कोमा बी। मान लो आपको 2,4 का इंटरवल दिया हुआ है, तो मुझे एक वैल्यू 2,4 के बीच में निकालनी है। वो वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट 0 इक्वल लेके चलूंगा। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स में जब मैं सी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वल टू 0 लेके चलना है। वहां से मुझे सी की वैल्यू मिलेगी जो इस ए कोमा बी के बीच में आएगी। तो हम बोलते हैं कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्स थ्योरम अप्लाई कहां कर सकते हैं, जहां ये तीन कंडीशंस वेरीफाई होगी। और जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम एक नंबर निकालते हैं सी बिटवीन ओपन इंटरवल ऑफ ए कोमा बी, और वो सी की वैल्यू पे क्या होना चाहिए, मेरा डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, पहले वो समझते हैं। क्वेश्चंस को लेने से पहले हमने यहां पे एक ग्राफ ले लिया, फंक्शन का एक ग्राफ ले लिया, वो रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया डिफाइंड ऑन ए कोमा बी, है ना। क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कोमा बी पे हमने एक ग्राफ ले लिया फंक्शन का। यहां पे ए पॉइंट हो गया, ए से फंक्शन एट ए, बी फंक्शन एट बी। ए और बी आपका नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए। ज्योमेट्रिकली क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट होगा सी, जिस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अगर ए कोमा बी के बीच में मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं सी, और उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं टू द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, वो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। तभी तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं हम। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो होता है। तो एफ डैश सी 0 का होने का मतलब कि सी पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप 0 होगी। तो ये ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है कि देन देयर एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट होगा, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, कम से कम एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी। उससे ऊपर जो लिखा हुआ है वो बहुत बेसिक बात कर रहा है कि ऑर्डिनेट्स एट एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट है ना, इस पे फंक्शन की वैल्यू ए पे फंक्शन की वैल्यू और बी पे फंक्शन की वैल्यू, वो कह रहा है इक्वल होगा, तो ही हम ये बात करेंगे। रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन यही तो थी कि फंक्शन एट ए इज इक्वल टू फंक्शन एट बी। अगर इक्वल होता है तो हम सी एक नंबर ढूंढते हैं ए और बी के बीच में जहां पे टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल जाए मुझे। ठीक है, तो बाकी देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लेंगे हम, तो एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाती है इसकी। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी हमारी पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था ना, आइसोलेशन ऑफ रूट्स, और ये वाला लेक्चर कंबाइन होके क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। तो देखते हैं, चलो
अभी वो लास्ट में देखेंगे, पहले इसकी बेसिक एप्लीकेशन देखेंगे। तो आपको पता चल गया एक कॉन्टिन्यूस कर्व होना चाहिए, है ना, क्लोज्ड इंटरवल पे, एक डिफरेंशिएबल कर्व होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और फंक्शनल वैल्यू एट ए एंड फंक्शनल वैल्यू एट बी इक्वल होने चाहिए। उसके बाद ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं बोलूंगा बीच में एक पॉइंट आएगा सी, किसके बीच में, ए कॉमा बी के बीच में, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं अगर मैं, वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। दैट मींस मैथमेटिकली एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू 0। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं यहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को अगर आपने ध्यान रखा, जो कि आपको पता होगा इनके बारे में, फिर भी एक बार एक लिस्ट में आप इनको याद रखना, उससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगी रोल्स थ्योरम की और एलएमवीटी की भी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की भी एप्लीकेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। सबसे पहले कह रहा है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, हर जगह, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लोगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो किसी एक इंटरवल पे, राइट हैंड लिमिट निकालो, इक्वली आएगा, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे, एलएचडी आरएचडी, तीन लेक्चर लिया हमने इनके ऊपर। एलएचडी याद है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव लेता हूं तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ले रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव लूं तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ले रहा हूं। ये दोनों अगर इक्वल आ गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो वो ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो आप, कोई भी इंटरवल ले लेना, मतलब उसका डोमेन वाला ही होना चाहिए। वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने लिया, वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। सेम फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट तो बहुत सिंपल है, याद रहेंगे। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ क्या कहानी आ जाएगी कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं बोलूंगा, ये पर्टिकुलरली अपने डोमेन में होगा, है ना। क्योंकि लॉग की जब हम बात करते हैं तो लॉग जैसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया 3 माइनस एक्स, क्या ले लिया 3 माइनस एक्स, तो इसका डोमेन हो, ये माइनस के साथ एक्स जुड़ गया, ये 3 माइनस एक्स, तो यहां पे इसका डोमेन देखा जाएगा कि 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या लोगे? 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर आप कहोगे एक्स इज लेस देन 3। मतलब इन वैल्यूज पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा इसके डोमेन में, है ना। इससे आगे नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा। लेकिन अगर मैं साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल या पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। tan x की बात कर रहे हो आप, tan x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अभी पीछे ही हमने कुछ क्लासेस ली थी जब, तो उसमें हमने ग्राफ देखे थे tan x के, ठीक है। तो अच्छा, ये तो 11th का ही तो कंसेप्ट हो गया, 11th के तो कंसेप्ट है, sin x, cos x, tan x सबके ग्राफ पता तो है। आपका tan x का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता होगा ये पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2 कुछ इस तरह से चलता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, पाई बाय 2 पर माइनस पाई बाय 2 पे क्या वो ब्रेक मिल गया, फिर आगे कुछ इस तरह से चलता है ये। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो ये चीज आपको पहले ही ध्यान रखनी है, ठीक है, पहले ही ध्यान रखनी है ये चीज तो आपको, कि अगर कभी ये इंटरवल ऐसा आ जाए जिसमें पाई बाय 2 इंक्लूड हो रहा है तो आप बोल दोगे कि भाई वहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, पूरे इंटरवल पे हर एक वैल्यू पे होना चाहिए ना, तो हम अप्लाई ही नहीं करेंगे रोल्स थ्योरम। इन पॉइंट्स का ये फायदा होता है। फर्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन, ये दोनों हर जगह कॉन्टिन्यूअस और हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन लिया, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। फिर हमने क्या लिया, tan x को, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। आगे 3 पॉइंट, मॉड x की अगर मैं बात करूं, मॉड x का ग्राफ आप सबको याद होगा, मॉड x के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल किस पे नहीं है, 0 पे, क्योंकि देखो वहां पे शार्प कॉर्नर आ गया, वहां पे एलएसडी और आरएसडी इसकी इक्वल नहीं आती, कर चुके हम ये, अभी आपको ग्राफिकली ध्यान रखना है। सिमिलरली कह रहा है अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पर टेंड हो, जैसे जैसे एक्स टेंड्स टू ए हो, तो कह रहा है एफ एक्स उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, एफ एक्स उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जांपल अगर मैं लूं तो एफ डैश एक्स की बात अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होगा, 1/2 3x माइनस 1 इंटू में 3 भी आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं x टेंड्स टू 1/3 पॉजिटिव, मैं आरएसडी कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। इस पे अगर मैं इसकी लिमिट देखता हूं तो क्या आएगा, x के लिए 1/3 प्लस h रखोगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी आ रहा है। तो आपका 1/3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ जाए,
या माइनस इंफिनिटी आ जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉमन सेंस है, तो बहुत बेसिक बात है ना। पर ये चीजें आपको मैंने लिस्ट में क्यों दे दी, एप्लीकेबिलिटी में इजी हो जाता आपका जब रोल्स थ्योरम आपको लगानी है। उसके आगे लास्ट पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट है, कह रहा अगर आप सम लेते हो, डिफरेंस लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो या क्वोशिएंट लेते हो, कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस या कोई भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का, तो कह रहा है वो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट भी कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होता है। मेरे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमने पढ़ा था ना अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसे डिफरेंशिएबल फंक्शन की भी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेता हूं, अगर मैं उनका सम ले रहा हूं, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट, तो कह रहा है वो सब कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सेम फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशन होती है, वो याद हो गई, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, फिर फंक्शनल वैल्यू एट एंड पॉइंट्स इक्वल होनी चाहिए। तो हमें एक सी नंबर मिलता है बिटवीन द ओपन इंटरवल ए कोमा बी, जहां पे मेरी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैथमेटिकली क्या बोलते हो आप, एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। क्लियर, ये सब क्लियर हो गया। और फिर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो समझ आ गए आपको। चलो अब अप्लाई करते हैं थ्योरम को। अब हम अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। स्कूल एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके। एफ एक्स आपको एक पॉलिनोमियल ही तो दे दिया, तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने लिख लिया, अगर मैं स्कूल एग्जाम की बात करूं तो हम कुछ इस तरह से इसे कंसिडर करेंगे। यहां पर ये लिखा पहले पूरा, एफ एक्स ले लिया, फिर हमने इसको आइडेंटिफाई करा 7 रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। हम लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, कोई डाउट तो नहीं है इस पे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन यहां पे अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन इज CTS डॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये पॉइंट था ना हमारा कि बच्चों जो गिवन फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो देयरफॉर पहली कंडीशन हमारा जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन 1,3 क्लोज्ड इंटरवल, पहली कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अरे जब मैंने बोल दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, तो वह इस इंटरवल में भी तो होगा। सेकंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ 1,3, एंड एलिमेंट पे नहीं लेते हम, इसमें ओपन इंटरवल में ले गए। सेकंड कंडीशन ले ली क्योंकि डिफरेंशिएबल हर जगह है, तो इस इंटरवल पे भी होगा। थर्ड कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू a पर, और a मेरा यहां पे कितना है, 1 है, a यहां पर कितना है, 1, a कोमा b, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं जरा, 1⁻³ माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस में 6। ध्यान से देखो बच्चों, 1 + 11 6 हो, 1 + 11 12 हो गया, -6 -6 -12, 12 - 12 0 आ रहा है। फंक्शन एट b निकालने की कोशिश की, विच इज फंक्शन एट 3, तो कितना हो गया, 3⁻³ -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस में 6। कोशिश करते हैं, 11 इंटू 3 आपके पास कितना हो गया, 33 प्लस 27, है ना, ये बन गया आपका 60, और ये कितना बन जाएगा आपका 3² 9, 9 इंटू 6 54, -54 -6 -60। बच्चों ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इससे क्या बेनिफिट मिला कि फंक्शनल वैल्यू एट 1 और फंक्शनल वैल्यू एट 3 इक्वल आ गया। यहां के बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। यहां पे हम नेक्स्ट पेज पे सब्जेक्टिव वर्किंग को बढ़ाते हुए, देयरफॉर ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है, आर सेटिस्फाइड, देन
जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन देयर एग्जिस्ट a number C belonging to open interval of 1, 3 such that क्या था, f dash c will be equal to 0। मतलब C पॉइंट पे जो टेंजेंट बना हुआ मैं ग्राफ पर, इस फंक्शन के ग्राफ पर, वो पैरेलल होगी x एक्सिस पे। fx क्या था, fx आपका था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6। आपने f डैश x निकाला, वो हो गया 3x स्क्वायर माइनस में कितना बना ये 12x प्लस 11। तो इसमें f डैश c क्या होगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। कंसिडर f डैश c इज इक्वल टू 0 implies 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें सॉल्व करूं तो क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है उस पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जैसे x निकलता है, इस बार मुझे c मिलेगा, फॉर्मूला क्या था माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू माइनस 12 है, प्लस माइनस अंडर रूट d इज डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a 3 है आपका और c आपका 11 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a तो आपका 3 है, माइनस b क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो c की वैल्यू देखते हैं जरा, फाइनली रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। ये तो प्लस 12 हो गया, या आपका हो गया 144 और 12 इंटू 11 132, हाँ तो 144 माइनस 132 आपका आ गया 12 अंडर रूट 12 अपॉन में 6 है। तो c इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 6, c की वैल्यू कितनी आ गई 12 बाय 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 6, c के लिए ये तो कैंसिल हो गया, 2 मिल गया, ये कितना हो गया 2 और 6 कैंसिल हुआ, 3 आ गया, रूट 3 बाय 3, रूट 3 बाय 3 इज 1 बाय रूट 3। फाइनली आपने क्या लिखा इसके बाद कि आपकी जो c की दो वैल्यूज आई है, देखो प्लस माइनस जो भी 1 बाय रूट 3 है, 1 बाय रूट 3 वो आएगी तो वैल्यू 1 से कम ही है ना। तो 2 में वैल्यू अगर प्लस करते हो मान लो आप डेसिमल्स में, है ना, तो डेसिमल तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और अगर मैं 2 में माइनस कर रहा हूं डेसिमल वाली वैल्यू तो वो 1 पॉइंट समथिंग होगी। तो ये दोनों ही वैल्यूज 1 और 3 के बीच में ही तो है। क्लियरली क्या लिखेंगे हम, क्लियरली यहां पे जो c की वैल्यू आई है आपकी 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 है, दोनों ही वैल्यू इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1,3। देखो अगर मैं 2 प्लस 1 बाय रूट 3 ले रहा हूं तो वो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, अगर मैं 2 माइनस 1 बाय रूट 3 ले रहा हूं तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग, दोनों ही 1,3 के बीच में ही है। तो यहाँ पे क्या बात थी कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ नंबर, यहाँ पे 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कम से कम एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए था ना, या तो 2 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले तीनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करी रोल्स थ्योरम की, फिर वहां से मैंने एक c की वैल्यू निकालने की कोशिश करी जिसपे मेरा f डैश 0 होना चाहिए, बिल्कुल हो गया वो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरह से अप्लाई करनी है। थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर हम देख लेते हैं। बाकी एप्लीकेशन ऐसी रहेगी, स्टेटमेंट यही रहेगी आपकी जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, चलो ये देखते हैं, फंक्शन लॉगरिथमिक आ गया, ये ले लेते हैं। चलो इसमें आपको बता दिया कि a आपका 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, b भी 0 से बड़ा पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, और a आपका b से कम है। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, पहले जो फंक्शन गिवन है ना उस पर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू की। मैंने fx को कंसिडर किया log x स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू ए प्लस बी, और ये कंप्लीट। तो fx की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, log x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस में log x इंटू ए प्लस बी, इस तरह से log a बाय बी क्या हुआ, log a माइनस log b। अच्छा फर्दर और भी
सिंप्लीफाई हो सकता है ये, कैसे होगा? log a इंटू बी, आपने लिया log a प्लस log b प्लस log b, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया। अब देखो छोटी सी बात देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं log x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता ही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर तो देखो पॉजिटिव नंबर है ही, ए और बी ये दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव डोमेन ही है। यहाँ पर ए प्लस बी ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा, है ना, ये चीज दे दी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंस वही रिजल्ट को यूज करेगा ना, आप बोलोगे लॉगरिथमिक फंक्शन इज, शॉर्ट में लिख लेते हैं CTS, मतलब कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो देयरफॉर पहली कंडीशन, ये भी लॉग फंक्शन, ये भी लॉग फंक्शन, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन, सबका डोमेन पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव नंबर्स पे लॉग आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों लॉग का जो कॉम्बिनेशन है, देखो ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, तो सेवंथ रिजल्ट क्या कह रहा था कि सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस या डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहां पे हमारा जो गिवन एफएक्स है, मैं यहां पे क्या बोल दूंगा कि एफएक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। ए और बी इसका डोमेन है ना, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसके डोमेन में लाई करेगा वो, ठीक है। दूसरा, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन अब चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन, फंक्शन एट ए की वैल्यू ए ही है यहाँ पे, तो जहां पे x आप a रख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो लेते हैं जरा log, यहां पे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स की जगह यहां पे log a रख दिया, क्लियर, माइनस यहां पे क्या हो गया log a प्लस बी। इससे बेटर एक काम करूं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, इससे बेटर आप ऊपर वाले में रख दो, वहीं पे बात बन जाएगी। यहां पे जहां पे ऊपर x है ना, और इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और डिवाइडेड बाय x की जगह a रखा a प्लस बी, ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हमने अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अंदर मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर भी a स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी a स्क्वायर प्लस ए बी, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। log 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, log 1 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली हमने फंक्शन एट b कैलकुलेट किया, फंक्शन एट b, अब हम क्या करने वाले हैं, जहां पे x था b को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे x की जगह b रख दिया, यहां पे x की जगह b रख दो, b इंटू ए प्लस बी। अच्छा, अब अगर मैं देखूं इसको तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की तो बात है, कैंसिल हो गया, log 1 आ गया, log 1 आ गया, 0 हो गया, ये भी log 1 0 होता है। देयरफॉर थर्ड कंडीशन क्या आती, फंक्शन एट ए एंड फंक्शन एट बी आर ऑल्सो इक्वल। फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, भाई लॉगरिथमिक फंक्शन था अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, डोमेन इसका जो दिया हुआ है a कोमा b दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उस पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन एट a फंक्शन एट b के लिए इक्वल आनी चाहिए, इक्वल आ रही है, 0 आ रही है बाई चांस, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा 0 आती है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी 0 आई थी, इक्वल आनी चाहिए, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर, फिर से वही स्टेटमेंट, ऑल कंडीशंस ऑफ Rolle's थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है, ये फटाफट हमने लिख दिया, आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ नंबर, ठीक है, मैं अभी ऐसे ले रहा हूं, अ नंबर c बिलोंग्स टू a कॉमा b, ओपन इंटरवल है इसका, सच दैट f डैश c विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे देन लिख दिया, रह गया था, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। चलो fx को उठाओ,
कंसिडर किया मैंने एफ एक्स को, देखते हैं जरा क्या बात कर रही है। कंसिडर एफ एक्स क्या था, अगर पीछे देखो तुम, जो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया था उसको ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस में लॉग एक्स था और माइनस में लॉग ए प्लस बी था, ये था आपका एफ एक्स। एफ डैश एक्स तो निकालना ही है, करो सॉल्व। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ए बी का 0 हो गया, लॉग एक्स का 1/x, और ये तो बेचारा कांस्टेंट है पूरा, 0 ही होगा इसका। चलो सिंप्लीफिकेशन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का एलसीएम लिया, तो यहां पे 2x है ऊपर, इधर x आ गया, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ओवरऑल क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एफ डैश एक्स निकाल लिया। ठीक है, जिसको अगर मैं एफ डैश सी लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एफ डैश सी निकाल के रख लिया हमने। ठीक है, नाउ इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 implies सी स्क्वायर माइनस ए बी सी और सी स्क्वायर प्लस ए बी विल बी इक्वल टू 0। देखो बहुत लॉजिकल सी बात है यहाँ पे कि सी तो 0 हो नहीं सकता। अच्छा, सी स्क्वायर प्लस ए बी, लॉजिक सुनना, सी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कभी 0 होगा नहीं, है ना। तो अगर होगा भी तो ऑब्वियसली ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है किसकी वजह से 0 है, ऊपर वाली की वजह से, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। देखो अगर आप पढ़े लिखे हो आपको पता होगा जो ये रूट ए बी होता है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है दो नंबर्स का, ए और बी। अगर ए और बी दो नंबर है ना तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता था, a प्लस बी बाय 2 11th क्लास, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, रूट ए बी। 11th क्लास में चैप्टर 9 में पढ़ा था हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। तो रूट ए बी इसके बीच में तो लाई करता है, तो यहाँ पे रूट ए बी किसके बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, तो सी की जो वैल्यू निकाली वो ए कोमा बी के बीच में है, खत्म कहानी, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, या रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1% भी चेंज नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे वो लगाए और जो थोड़ी बहुत सॉल्विंग की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर दी और क्वेश्चन आपका बहुत आराम से प्यार से कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, मतलब एक हमने क्या किया, प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, अब अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट ले लिया, ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स देखते हैं। एफ एक्स क्या गिवन है, x इंटू एक्स प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों, एफ एक्स है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है जिसमें ये पॉलिनोमियल है ये एक्सपोनेंशियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर जगह। इस इंटरवल की क्या बात करें, हर जगह ही होते हैं। और आपको क्या बताया था, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो वो वाली कहानी को यूज करते हुए थोड़ा सा वही है, एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं हम, सिंस गिवन फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एंड सिंस मत लिखो इसको एक काम करो थोड़ा सा, ये तो एफ एक्स रहेगा, आप लिखोगे यहाँ पे गिवन फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड सिंस दीज फंक्शंस शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों में, दीज फंक्शंस आर CTS कॉन्टिन्यूअस मतलब एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो। अच्छा, कुछ टीचर बच्चों स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं, ऐसे जरूरत नहीं होती
पर कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं यार पूरा करके दिखाओ इसे कॉन्टिन्यूस। तो कौन सा हमें नहीं आता? हमें तब कौन सा नहीं आता? कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन लगानी नहीं आती क्या हमें? हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लो मैंने क्या किया, एंड पॉइंट ले लो चाहे, या कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। मैंने कॉन्टिन्यूटी सिखा रखी है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो उस पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उस पर देख लो अगर इक्वल आ रहा तो आप बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, हमने तो कॉन्टिन्यूटी इन द क्लोज्ड इंटरवल भी पढ़ रखी है, वो लगा दो, है ना। एक जगह का LHL लोगे, एक जगह का RHL लोगे, याद करना, देखना उसमें फंक्शन वैल्यू लेके। आपको मैंने कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल सिखा रखी है, यहाँ पे प्लीज हम वो पूरा नहीं कर रहे, नहीं तो आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी का 3rd या 4th लेक्चर आपका, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूटी ओवर एन इंटरवल हेडिंग होगी आपके थंबनेल पे, वो देखना एक बार, आपको सिखाया हुआ उसमें, ठीक है। तो राइट हैंड पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी सिखा रखी है, तो वो लगा देना अगर स्कूल टीचर्स आपके डिमांड करते हैं तो। सेम फॉर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल पढ़ रखा हमने डिफरेंशियबिलिटी वाले लेक्चर्स में, तो वो लगा देना। मतलब उसमें यह है कि आपका एक पेज कंज्यूम होगा वर्किंग का, लेकिन वो हो जाएगा, इजी रहता है। और अगर मान लो सिस्टम से चल रहे हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबको बताइए, आप डायरेक्टली लिख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो सीधा 3rd पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो आप ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट देयरफॉर जो हमारा fx है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -3, 0, ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है ये। और fx इज डिफरेंशिएबल, पर होता है ना कुछ टीचर्स अगर आपके डिमांड करते हैं कि आप पूरा एक्सप्लेन करो तो कर दो, कोई बात नहीं, LHL RHL वेरीफाई कर देना, उधर से LSD RSD वेरीफाई कर देना, इक्वल आएगी। 3rd कंडीशन मैंने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन एट a मतलब फंक्शन एट -3 निकालने की कोशिश की। जैसे ही मैंने x की जगह -3 रखा, कहां पे, -3 + 3 और e रेज़ टू पावर -3/2, -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू 0 हो गया। चलो ज्यादा काम करने का है ही नहीं इस पे। एंड फंक्शन एट b निकाला, फंक्शन एट b तो बेचारा 0 है, मतलब फंक्शन एट 0 निकालना है, तो 0 जैसे रखा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू उड़ा दो, 0 है। डायरेक्टली फंक्शन एट -3 इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। अब तो याद हो गया होगा आपको, तीनों कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होगी आप सीधा c निकालने पे काम करोगे। लिख दे तो फटाफट, देयरफॉर ऑल द कंडीशंस, तीसरी बार यूज हो रहा है, ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब तो आपको भी लाइन याद हो गई है। देन देयर एग्जिस्ट C belonging to open interval of -3, 0 such that f dash C will be equal to 0. Now consider, थ्योरम में यही तो बेस्ट पार्ट होता है, स्टेप सेम रहते हैं, यही आप 10th में करते थे, है ना। वैसे 2 थ्योरम है बस इस बार आपके 12th में। आपने fx को कंसिडर किया x² + 3x, मल्टीप्लाई करने के बाद वाला स्टेप लिया मैंने, ताकि डेरिवेशन डिफरेंशिएशन में मुझे इजी रहे। मैंने f डैश x निकाला, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव किया, e - x/2 का e - x/2 रहेगा, और -x/2 का किया तो -1/2 आ गया, प्लस e - x/2 ऐसे ही रखा, इसका करेंगे x² + 3x का, तो क्या मिलेगा 2x + 3। थोड़ी सी वर्किंग में क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा e - x/2 कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या मिला, -x² - 3x अपॉन में 2, -1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, और प्लस 2x + 3। लो कर लो इसको सॉल्व, e - x/2, यहाँ पे 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया माइनस में x² माइनस में 3x, ये हो गया +4x + 6। क्लियर, ठीक है, +4x + 6। तो सिंप्लीफिकेशन क्या देके जाएगी आपको इसकी, -x² + x + 6/2, ज्यादा ज्यादा माइनस कॉमन ले लो, f डैश x चल रहा है बच्चों ये, ठीक है, f डैश x चल रहा है, डायरेक्टली लिख दो, f डैश c लिख दो, f डैश c लिख दो, एक स्टेप बचा लेते हैं, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस कॉमन ले लिया और x की जगह c भी रख दिया मैंने एक ही बार में, ये हो गया आपका c² - c - 6/2, ठीक है। इफ
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी 0 लेना होता है ना, सी की वैल्यू निकालनी है ए और बी के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे माइनस ई रेज़ टू माइनस सी बाय 2, ये माइनस थोड़ा ऊपर हो गया यहाँ पे ऐसे, ये है सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखो ऑब्वियसली 2 इज नॉट 0, एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता, ठीक है, माइनस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बचा क्या सिर्फ ये सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर की अगर बात करूँ तो सी माइनस 3 और सी प्लस 2 दो वैल्यूज आ गई, तो एक तो सी की वैल्यू 3 आ रही है विच डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -3, 0, इसे रिजेक्ट कर दिया। तो बट सी की वैल्यू जो -2 आई, यहाँ पे सी के लिए जो -2 आई, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -3, 0। एटलीस्ट एक वैल्यू मिलनी चाहिए आपको इस ओपन इंटरवल के बीच में, वो मिल गई, हेंस वेरीफाइड, बस बहुत हो गया, है ना, समझ गए। ये है सारा हिसाब किताब इसका। 3 अलग अलग तरह के फंक्शन उठाए, एक ही प्रोसेस अप्लाई करा और थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ती है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें रोल्स थ्योरम बहुत इजी है, ठीक है। ये एक देख लेते हैं, बिल्कुल ही प्योर डिस्कशन का क्वेश्चन है। सॉल्विंग क्या करेंगे इसमें हम, कह रहा है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, मतलब लिखा नहीं है कि वेरीफाई, वेरीफाई लिखा होता तो चलो हमें बिल्कुल मजबूरी कि भाई करके ही दिखाना है, वेरीफाई होना चाहिए, हम कुछ गलती ना करें। यहाँ पे आप डाउट में हो कि मे बी एप्लीकेबल भी है या नहीं है, तो बहुत ही क्लियर बात कर रहे हैं बच्चों, हम बहुत ही क्लियर बात कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग नहीं कर रहा। आपको इंटरवल दिया -1 से 1, आपको बोला गया कि मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, जिसमें आपको बताया गया था एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कि x इक्वल टू 0 पे मोड एक्स एट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। हमने क्या सीखा था, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूस है -1 से 1 में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हर जगह होता है ये, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं -1 और 1 के बीच में 0 एक पॉइंट, ठीक है, फॉर -1 से 1 वाला जो इंटरवल है एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। जब सेकंड कंडीशन ही प्रूव नहीं हो पाई तो थर्ड कंडीशन या आगे की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आप क्या लिख दोगे इसमें, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। वेरिफिकेशन की तो बात की है, इसमें अप्लाई ही नहीं हो रही, मतलब तीनों में से जिस कंडीशन पे आपको नेगेटिव मिल जाए रिजल्ट किसी भी कंडीशन में, चाहे पहली पे मिल जाए कि कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जहां पे आपको पता चल रहा है कि थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, आप आगे मत बढ़ो और मेंशन कर दो कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, बस। हुआ क्लियर, ठीक है, समझ आया। 2 छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो आपको कहता है कि एक फंक्शन एफ गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्कूल एग्जाम में आया हुआ है। आपको एक एफ एक्स दे दिया, वेयर एफ एक्स किस पे डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू, ठीक है, बिलोंगिंग टू 1 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। इसमें बोल दिया आपको कि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है, ठीक है, जिसमें सी की वैल्यू भी दे दी। कह रहा आप ए और बी आप बताओ, जो फंक्शन में इन्वॉल्व कर रखा है, ए और बी आप बताओ। देखो सिंपल सी बात है, जब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो फंक्शन एट ए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ना लेंथी वर्किंग देगा आपको, लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो उससे बेटर थर्ड कंडीशन पे मैं आया कि मुझे पता है फंक्शन एट ए और फंक्शन एट बी इक्वल होगा, और यहां पे ए क्या है 1, बी क्या है 3, तो 1 पे मैं फंक्शन की वैल्यू अगर निकालूं तो वो क्या आ जाएगी 1 का क्यूब प्लस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए इंटू 1। क्लियर। यहाँ पे b क्या यहाँ पे ये जो b फंक्शन एट b वो क्या होगा 3 क्यूब प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर a इंटू 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसमें। ये कितना बन गया, ये बन गया a प्लस बी प्लस 1, मान गए a प्लस बी प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9b प्लस 3a। चलो आगे देखते हैं, सबको अगर एक तरफ शिफ्ट कर दूं मैं 3a माइनस a प्लस 9b माइनस b प्लस 27 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना बन गया 2a प्लस 8b प्लस 26 इक्वल टू 0। इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया,
कितना आ गया, a प्लस 4b प्लस 13 इक्वल टू 0। और यहां पे क्या सिचुएशन बन गई, a प्लस 4b प्लस 13 इक्वल टू 0। या फिर आप ये कह सकते हो कि a प्लस 4b की वैल्यू कितनी आ गई, -13। ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 1 a और b के बीच में। ऐसी एक और इक्वेशन आ जाए तो बात खत्म। और बात कैसे खत्म करेंगे हम, कि भाई हमें c की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू कैसे ऑब्टेन होती है रोल्स थ्योरम में, व्हेन f डैश c इज इक्वल टू 0। अच्छा, c a और b के बीच में होता है। हमें पता है यहां पे, हमें पता है कि भाई c की वैल्यू f डैश c इक्वल टू 0 से मिलेगी, है ना। तो पहले f डैश x निकाले, कंसिडर fx कितना था, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, यही है ना, ठीक है, परफेक्ट है। f डैश x लिया मैंने, कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ये आ गया। तो f डैश c क्या होने वाला है, 3c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b। हमें पता है रोल्स थ्योरम में f डैश c 0 होता है और c की वैल्यू मुझे दी हुई है। इस पॉइंट को यूज करते हुए हम आगे बढ़ गए, ठीक है। सिंस थ्योरम इज एप्लीकेबल या थ्योरम होल्ड्स, देन आप ये कह सकते हो f डैश c तो 0 होगा ही होगा, कोई डाउट ही नहीं है उस पे। तो मतलब 3c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b इक्वल टू 0 होगा। एक बार देख लू, 3c स्क्वायर 2ac प्लस b, और जिसमें आगे बढ़ गए थोड़ा सा हम, जिसमें c की वैल्यू 2 प्लस 1/√3 है, ठीक है। थोड़ा सा हिम्मत करके c की वैल्यू 2 प्लस 1/√3 रख दो बच्चों, कोई बात नहीं। जरा सी सॉल्विंग है, देखते हैं। क्वेश्चन उसी तरह से बना होता है कि भाई कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन हो ही जाती है, घबराना नहीं है, लगाते चलो, वर्किंग लगाते आगे। लो यहां पे क्या होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1/3 हो गया, और ये बेचारा आ गया 4/√3, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बनेगा, 4a प्लस 2a/√3 प्लस b। ठीक चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, 3 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 3 और 1/3 1 हो गया, ये 12/√3 आ गया। अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहां पर गड़बड़ हुई तो है, और वो गड़बड़ हुई है बी और ए की। ये देखो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे गड़बड़ हुई, क्योंकि देखो वहां पे बताता हूँ मेरे को कैसे पता चला, अभी बताता हूँ। यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है, फटाफट कर देते हैं इसको सही से। ये bx स्क्वायर था और ये आपका ax था, चलो जल्दी जल्दी, ये बन गया 2bx और प्लस a हो गया, ये बन गया 2bc प्लस a, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अगर पहले ही देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। 2bc प्लस a इक्वल टू 0, यहां पे बनेगा 2b और यहां पे बनेगा a, ठीक है। तो यहां पे आ गया b, चलो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये बन गया 4b प्लस 2b/√3 प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। जिनको पहले पकड़ में आ गई थी वैल्यू, उनका तो शायद आंसर आने भी वाला होगा। यहां पे मुझे कैसे पता चला कि भाई गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहां पे ना देखो a प्लस 4b कंबाइन हो रहा है, और a प्लस 4b मैंने पीछे निकाला हुआ था, और अभी पहले जब मैंने गलती करी थी तो यहाँ पे हो रहा था 4a प्लस b, जहां पे दिक्कत आती। पीछे क्वेश्चन इसी तरह से बना हुआ है कि a प्लस 4b की वैल्यू मुझे पीछे दी हुई है। अच्छा, इनकेस ना दी होती तो इक्वेशंस को सॉल्व करते फिर हम। यहां पे मुझे बेनिफिट होने वाला है कि a प्लस 4b की वैल्यू पीछे -13 निकाल के रख के आया था मैं, ठीक है। तो ये 12 प्लस 1 13 है, यहां पे 12/√3 2b/√3, और ये वैल्यू रख दी मैंने -13। अच्छा, जब भी वैल्यू यूज करते हो तो बताते तो हो ना कि वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में वैल्यू निकाल रखी थी हमने, क्या बेनिफिट हुआ, बहुत बड़ा बेनिफिट, -13 से 13 कैंसिल हो गया। इसके बाद 12/√3 प्लस 2b/√3 बचा, जिसको आप आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे, कुछ है ही नहीं इसमें। 2b/√3 इज इक्वल टू -12/√3, तो b की वैल्यू बच्चों -6 आ गई। मजाक है ये तो। अब कंसिडर किया हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पीछे क्या छोड़ के आए थे हम, a प्लस 4b इक्वल टू -13, तो b आपने निकाला है -6, समझ आ रहा है कुछ, b निकाला -6,
तो a की वैल्यू कितनी हो गई -13 तो पढ़ा ही हुआ है, ये हो गया -24 + 24, तो b a की वैल्यू आ गई 11 आपकी। लो a 11 आ गया, b आपका -6 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वैल्यूज चेंज कर देगा, पॉलिनोमियल चेंज कर देगा। कॉन्सेप्ट यही रहता है इसका कि आप फंक्शन एट ए फंक्शन एट बी को इक्वल रख दो। कभी कभार फंक्शन एट ए और फंक्शन एट बी की इक्वल वैल्यू भी आपको दी होगी, तो सामने वो वैल्यू लेके चलना, इक्वेशंस बनवाएगा बस आपसे, और सी की वैल्यू दी है यूज करो, अदरवाइज सी की वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कभी भी ऐसे ए बी सी वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन होगा तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी पे इनिशियली मत जाना, इन्हीं से बात शुरू करना, थर्ड कंडीशन से। और जो फाइनल हमारा जो रिजल्ट होता है ना रोल्स थ्योरम का कि सी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, वो लगाने की कोशिश करना, उससे होता है ये, ठीक है। ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ा था कि भाई रोल्स थ्योरम, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, बिटवीन दिस इंटरवल वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो सिंपल सी बात करते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा कर्व है -1 और 1 के बीच में, ठीक है, जहां पे मुझे बताना है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मुझे ऐसा पॉइंट बताना है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही तो थी रोल्स थ्योरम की। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन, फंक्शन एट -1 निकाल के देखो, फंक्शन एट -1 क्या होगा, 16 - -1 का स्क्वायर कितना आ गया, 15 आ गया। फंक्शन एट 1 निकाल के देखो, 16 - 1 का स्क्वायर कितना आया, फिर से 15 आ गया। तो फंक्शन एट -1 तो फंक्शन एट 1 के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हाँ यार -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट हो सकता है जहां पे एफ डैश सी 0 होगा। तो हमने क्या किया, पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 - 2x मतलब माइनस में 2x। तो एफ डैश सी क्या हुआ, -2c, ठीक है। तो इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, काफी ज्यादा ना, थ्योरी तो हम कितने क्वेश्चंस में लिख चुके हैं। तो सी के लिए 0 आ गई, विच लाइज बिटवीन -1 से 1, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सी एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में है, और बाकी सारी कंडीशन रोल्स थ्योरम की वेरीफाई हो गई। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर सी पे अगर मेरी वैल्यू 0 है यहाँ पे, है ना, तो सी अगर मेरे पास इफ सी 0 है देन y की वैल्यू 16 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, एट आप ये बोलोगे, ठीक है, एट c की वैल्यू 0, आप y की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, c है क्या एक्चुअली, x की तो वैल्यू है ना, 16 - 0 का स्क्वायर 16 आ गया। तो आप यहां पे फाइनली क्या बोलोगे, देयरफॉर एट 0,16, देखो c जो आया था वो x की वैल्यू होती है ना, और उस कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू से आप कोरस्पॉन्डिंग y निकाल सकते हो ना, मतलब फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x उसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि यहाँ पे 0 पे मुझे टेंजेंट मिल रही है, तो ये तो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट रखो, y मिल गया। तो 0,16 पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अच्छा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल में भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, पर अभी यहाँ पे ना पर्टिकुलरली यूजिंग लिखा था थ्योरम, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जबरदस्ती समझने के लिए। अदरवाइज हमने टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 ले लेंगे, और वहां से जो एक्स की वैल्यू आई वो y में रखी, पूरा पॉइंट मिल गया। लेकिन अगर स्कूल में आ गया कि यूजिंग रोलिस थ्योरम कि आप इसको पॉइंट फाइंड करो, तो यही तरीका है ना, पहले आप समझाओगे भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ओपन में, फिर फंक्शन एट ए फंक्शन एट बी दोनों निकाले, इक्वल आ गए, तो फिर हम आगे बढ़े अपना स्लोप के कॉन्सेप्ट पे। क्लियर, ठीक है, सारी एप्लीकेशन समझ आ गई। अब जो लास्ट लेक्चर जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको मैंने सेकंड या थर्ड पेज में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो रोल्स थ्योरम के अलजेब्रिक मीनिंग से निकलता है। लास्ट पेज, कुछ नहीं कर रहे इसमें, बस अब आपको बोलता है कि f अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जो कि हमारे रोल्स थ्योरम की शुरू की 2 कंडीशन है, f अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कहता है रोल्स थ्योरम क्या इंप्लाई करेगी
कि उस f के दो रूट्स के बीच में, उस fx इक्वल टू 0 के अगर मैं दो रूट्स निकाल लूं तो उन दो रूट्स के बीच में f डैश x का एक रूट जरूर होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। ये रोल्स थ्योरम से भी इंप्लाई होती है बात। एक बार वेरीफाई करते हैं। fx दे दिया, इसके रूट्स निकालो। कैसे निकालेंगे रूट्स? 0 के इक्वल रख के, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देख लेता हूं, मतलब फैक्टर कर रहा हूं मैं ग्रुपिंग से, ठीक है। ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और ये बन गया x माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या रूट्स मिल गई? x की वैल्यू 1, माइनस 1 और 1, मतलब fx की दो रूट्स मिल रही है भाई, fx की दो रूट्स मिल रही है। कौन कौन सी मिल रही है? फिर से गलत बन गया ये, कौन सी मिल रही है? ये ऐसे कुछ मिल गई, ठीक है, माइनस 1 और 1, माइनस 1 और 1 मिल गई, ठीक है। हमने क्या किया? f डैश x निकाला। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि fx की अगर दो रूट्स मिली तो इसके डेरिवेटिव की रूट इनके बीच में है या नहीं है, चेक करते हैं। f डैश x निकाला, f डैश x निकालना 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1, इसको 0 के इक्वल कंसिडर करना, f डैश x इक्वल टू 0। चलो देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब मैंने फैक्टर किए, मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको वैसे, तो एक फैक्टर बन गया 3x प्लस 1 और एक बन गया x माइनस 1। तो आप 0 के इक्वल रखोगे तो x के लिए एक आ रही है माइनस 1/3 और एक आ रही है 1। अच्छा 1 तो एंड पॉइंट ही है, लेकिन एक नंबर ऐसा मिल गया, एक नंबर मतलब एक रूट इसकी f डैश x की ऐसी मिल गई माइनस 1/3 जो इसके बीच में है ना। x इक्वल टू माइनस 1/3 लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1। यही तो कह रहा था बेचारा, इससे ज्यादा और क्या बोला इसने, समझ गया ना। माइनस 1 है ये, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया। माइनस 1 से 1 के बीच में एक ऐसी रूट आई f डैश x की, ठीक है। तो क्या था? fx के दो रूट्स अगर है तो f डैश x का एक रूट उसके बीच में जरूर होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था, ठीक है, जब हम आइसोलेशन और रूट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो ये रोल्स थ्योरम की भी इंप्लीकेशन है। तो बच्चों काफी सारा एओडी आपका हो चुका है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। एक टॉपिक छोटा सा और रह गया, इसी का ही पार्ट है वो LMVT, उसका लास्ट लेक्चर लेते हैं और एओडी को फिर हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।